हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। ठीक है, इस बार में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे टर्म्स को हिंदी में भी बोलूं। अगर मेरे से कुछ छूट जाता है, कोई भी टर्म छूट जाती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था 1858 के एक्ट के बारे में। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट जो था 1861 में, इसका निर्माण हुआ था देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से। ठीक है, टू ऐड इंडियंस इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। इस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, जिनकी कार्यकाल की अवधि है 1856 से 1862। विक्टोरिया क्वीन थी, ऊपर में मैंने लिख रखा है राइट यहाँ पे। तो क्या होता है इसमें, मेनली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, जिनको कि पहले सेंट्रलाइज किया गया था 1833 में। इनिशियली इन 1833 द पावर वाज सेंट्रलाइज्ड विच वाज नाउ डिसेंट्रलाइज्ड इन 1861। लेजिस्लेटिव पावर्स आर नाउ डिसेंट्रलाइज्ड इन 1861। और कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब की अलग अलग प्रेसिडेंसीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना के। ठीक है, अब क्या हो, इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। पावर का, अधिकारों का केंद्रीकरण हुआ था 1833 में, आप लोग को याद होगा तो 1861 में उन्हीं पावर्स का विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण होता है। बंगाल में 1862 में बनता है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1866 एंड पंजाब में 1897 में। हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1861 में, और इस तरह से जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण होता है। किस एक्ट के तहत? हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। और इसके तहत 1862 में मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता में हाई कोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट 1861 वाज एक्चुअली द जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियरी ऑफ इंडिया। एंड इस एक्ट के तहत 1862 में मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता में हाई कोर्ट्स की स्थापना होती है। सो व्हाट एक्चुअली वी हैड द इनिशियल सिस्टम बिफोर 1861, देयर वाज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड एंड वाइसरॉय इन इंडिया with Viceroy Legislative Council and Viceroy Executive Council. But now we have States Legislative Council too. Now states can make their own laws and can do some necessary amendments also, right? इस अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड में होते हैं, भारत में वाइसरॉय होते हैं, वाइसरॉय की कार्यपालिका विधायिका होती है, उसके अलावा स्टेट की भी विधायिका स्थापित की जाती है। पहले हमारे वाइसरॉय का जो परिषद होता था, वाइसरॉय की परिषद में पहले 4 सदस्य होते थे। अब उस परिषद में 5th और 6th मेंबर को भी ऐड कर दिया जाता है। पहले जो चौथे सदस्य थे, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे जो हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, कि चौथे सदस्य जो थे वो थे लॉर्ड मैकुले, जिनका कोड आगे चल के इंडियन पीनल कोड बन जाता है। अब हमारे 5वें सदस्य जो इसमें आते हैं वो होते हैं फाइनेंस से, और जो 6ठे सदस्य आते हैं वो आते हैं पब्लिक वर्क से। कोई कन्फ्यूजन? 4th मेंबर वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। नाउ इन दिस एक्ट, बाय द एक्ट ऑफ 1861, 5th member was added, and later on the 6th member was also added. The 5th member was added to look after the finance related work, and 6th member was added to look after the public work. ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि 5वें 6ठे मेंबर को डाल दिया गया जिस काउंसिल में। इस काउंसिल की स्थापना 1773 में हुई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी 1773 में इसकी स्थापना होती है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 4 सदस्य होते हैं तब। फिर पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही आता है, उसमें सदस्यों की संख्या घटा के 3 कर दी जाती है। अब 1833 में फिर इसको 4 कर दिया जाता है, और 1833 में क्या हुआ था, पावर का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण होता है पावर का। ठीक है, और फिर 1861 जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें संख्या को 4 से बढ़ा के पहले 5 करते हैं, जिसमें फिर फाइनेंस के मेंबर को ऐड करते हैं, और 6 फिर ऐड करते हैं जो कि पब्लिक वर्क रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है हमारे पास। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वाइसरॉय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो पहले पावर का केंद्रीकरण हुआ था, तो जहाँ से सारे कानून पारित किए जाते थे, ये थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसकी स्थापना 1853 में हुई थी, है ना। अब इसमें क्या होता है, 1861 के एक्ट में मिनिमम 6 मेंबर्स रहेंगे, कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य, मतलब 6 से 12 सदस्य रहेंगे इस एक्ट के तहत इसमें, और वो नॉमिनेशन से आएंगे, ठीक है, नॉमिनेट किया जाएगा उनको। अब दूसरा प्रावधान इसमें रहता है कि 50% नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। और मैंने जब इस एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि इस अधिनियम का, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। दिस एक्ट वाज मेड विथ एन इंटेंशन टू ऐड इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बार वही होता है, बट देयर 3 नॉन ऑफिशियल, मैंने बोला ना 50% नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं 12 में से, अगर 6 से 12 जितने भी हो 50% नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो जो 6 मेंबर्स थे, ठीक है, तो 3 जो इंडियन, अगर 6 मेंबर्स है तो 3 हमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चाहिए। तो मेंबर्स कितने थे उसकी जानकारी तो यहाँ नहीं है, पर 3 इंडियंस को भी ऐड किया गया इस परिषद में, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, और इनका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, आप इसको याद रख सकते हैं, सर दिनकर राव। महेंद्र सिंह जो कि पटियाला के राजा थे, देव नारायण सिंह जो कि बनारस के राजा थे। अब 2-3 बार इसको रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा, सर दिनकर राव, महेंद्र सिंह और नारायण सिंह, देव नारायण सिंह बनारस के, ठीक है। अब देखना होगा हम लोग को इसके बारे में कि वाइसरॉय को पावर मिलता है ऑर्डिनेंस बनाने का। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश जारी करने का, हिंदी में बोलते हैं ऑर्डिनेंस को अध्यादेश। वाइसरॉय गॉट द पावर to pass the ordinance. Now what is ordinance? Actually during the time when making of law is not possible by the general rules of making the law. What are the general rules to make the law? मेजोरिटी से पास होती है या तो सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो जानेंगे व्हाट इज़ सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज़ स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, जो सत्र बैठती है संसद की, उस दौरान होती है। अगर सत्र नहीं बैठी और हमें किसी कानून की आवश्यकता है तो ऐसे टाइम पे वो कानून कौन पारित करता है, प्रेसिडेंट वो कानून बनाते हैं और उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, उसको कहते हैं अध्यादेश, जिसकी अवधि, जिसकी इफेक्टिवनेस 6 महीनों की होती है, ठीक है। तो हियर ये हमारे संविधान में भी अभी लागू है, और 123, इसलिए मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, अभी भी ये चीज़ लागू है। अभी प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, और उनको यह अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 123 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपको बहुत ईजिली याद रहेगा, 123, आर्टिकल 123 दैट इज़ 123 गिव्स द राइट टू द प्रेसिडेंट टू पास ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 130 जो है वो हमारे राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकें। तो ये शुरू कब हुआ था, 1861 में वाइसरॉय को यह अधिकार प्राप्त हुआ था कि वह अध्यादेश जारी कर सके। वाइसरॉय गॉट द पावर इन 1861 टू पास ऑर्डिनेंस। अब इस समय क्या होता है, 1874 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है, और उस एक्ट का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपको नाम ऐसे ही याद रहेगा, ईस्ट इंडिया डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1874, ठीक है। और 1 जून को इसको बंद कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब मैं इसमें आप लोग को एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, रॉयल टाइटल एक्ट 1876। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि जनता सफ़र कर रही है लेकिन राजा अपने मौज मस्ती में लीन है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था जब 1876 में क्या होता है, अकाल पड़ा था बंगाल में, बहुत भीषण अकाल था, 55 लाख के अराउंड लोग मर चुके थे जिस अकाल में। और उस समय क्या होता है कि ऑफिशियली विक्टोरिया को डिक्लेयर करते हैं भारत की रानी, और उनको टाइटल देते हैं केसरे हिंद का। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब कहीं किसी रॉयल सेरेमनी में ही होगा। तो एक रॉयल सेरेमनी होता है 1877 में, पहले रॉयल टाइटल एक्ट आता है 1876 में। अब आप तारीख देखो, 1876 में आएगा, तभी तो प्लानिंग मैंने की कि कुछ काम करने की,
ये मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई काम करना है, मैंने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद मैं वो काम करूँगा। तो हम लोग जिस तरह पिकनिक प्लान करते हैं कि 1 जनवरी को पिकनिक जाएंगे, इन लोगों ने भी वैसे ही प्लान करा कुछ कि हम लोग ऑफिशियली विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित करेंगे, केसरी हिंद का टाइटल देंगे, और भाड़ में जाए जो लोग मर रहे हैं बंगाल के अकाल में, इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। और वहाँ पे वॉइसरॉय कौन थे? मिस्टर लॉर्ड लिटन जी थे, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लोग मरे चाहे जिए, और विक्टोरिया को तो खैर पहले से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो क्या होता है, 1 जनवरी 1877, 1 जनवरी 1877, द फर्स्ट दिल्ली दरबार, in the first Delhi Darbar, Kesari Hind title was given to Victoria and she was officially declared as the Empress of India. अब इसके बारे में एक बहुत फेमस कहावत भी है, नीरो फिडल्ड वाइल रोम बर्न्ड। नीरो बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया 55 लाख लोग मर गए और अंग्रेज ने बहुत खर्चा किया इस दिल्ली दरबार में, लेकिन जो लोग मर रहे थे, जो लोग सफ़र कर रहे थे, उनके लिए कोई भी इन लोगों ने राशि नहीं प्रदान की, सहयोग राशि उनको नहीं प्रदान की गई किसी भी तरह की। फिर 1903 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन रहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या काम करा था आपने बंगाल में पढ़ा ही होगा। ये जो है वहाँ के एडवर्ड जो राजा थे उनको क्राउन उनके लिए सिमिलर दिल्ली दरबार बनाते हैं 1903 में। अब देखो 77 में वो हुआ, ठीक है। तो 26 ईयर्स के बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन एडवर्ड 7 जो राजा थे, जो क्राउन में थे, उनको भारत का राजा या भारत का एम्परर घोषित किया गया 1903 में। 1911 में सिमिलरली तीसरा और आखिरी दिल्ली दरबार होता है जिसमें लॉर्ड हार्डिंग थे, और ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। 1911 में क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं हमारे वाइसरॉय, और जॉर्ज 5 राजा रहते हैं, मैरी उनकी वाइफ होती है, और ये दोनों भारत आते हैं। पहली बार कोई क्राउन रूल से इंडिया आता है 1911 में, 1911 में, ठीक है, 1911 में। तो इस तरह से हम लोग का रॉयल टाइटल एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। और मेनली ये वीडियो हमारी थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से रिलेटेड। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर किसी शब्द का मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन करने में मुझसे चूक हुई हो, मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात से अवगत कराएं। मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। जो अंग्रेज़ी मीडियम के हैं उनके लिए तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही बना ही दिया है, आप ईज़िली इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। जितने बोल्ड पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे याद करने वाले बोल्ड पॉइंट्स हैं। सो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स आपके फ़ोन पे बेल आइकन होता है इसमें, तो बेल आइकन आप प्रेस कर लेंगे तो उससे नोटिफिकेशन भी आपके पास आएंगे जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, तो आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं। और इस तरह सिलेबस बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए।